नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। हम भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। पिछले 2 व्याख्यान के अंतर्गत हमने मूल अधिकारों की विशेषता, मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों के मध्य अंतर, और दूसरे व्याख्यान के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 पर बातचीत की। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रथम मौलिक अधिकार समानता का अधिकार पर बातचीत करेंगे। समानता का अधिकार, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत 2 तरह की बात की गई है। एक विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधि का सम्मान संरक्षण। जब आप आर्टिकल 14 को देखोगे मूल संविधान के अंतर्गत, तो आप देख पाएंगे कि आर्टिकल 14 की जो हेडिंग है वो है विधि के समक्ष समानता। लेकिन इस आर्टिकल के अंतर्गत 2 बातें लिखी हुई है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ध्यान रहे, यहाँ पर नागरिक शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो बात लिखी हुई है वो भारत की भूमि पर नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। इसके अंतर्गत 2 बातें जो लिखी हुई है, विधि के समक्ष समानता और विधि का सम्मान संरक्षण। इसका जो आधार है वो विधि का शासन है, कानून का शासन है। कानून का शासन ये कहता है कि राज्य का जो शासन है वो कानून के अनुसार संचालित होना चाहिए, किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार संचालित नहीं होना चाहिए। यानी कानून सर्वोच्च है और कानून के माध्यम से ही राज्य का शासन संचालित किया जा सकता है। कानून के शासन की यह अवधारणा ब्रिटेन के एक विद्वान एवी डायसी द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो इस आर्टिकल 14 की जो भावना है वो कानून के शासन पर ही आधारित है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार कानून का शासन है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है। अब हम इन 2 बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि कानून के समक्ष समानता और कानून का सम्मान संरक्षण, इन दोनों के मध्य क्या अंतर है। पहले हम कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता की अवधारणा, यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है और यह एक तरह से नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा क्यों है? क्योंकि विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ये कहती है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे वो सक्षम व्यक्ति हो चाहे वो अक्षम व्यक्ति हो, भले ही वो किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है या समाज के अंतर्गत सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति हो। राज्य सभी के लिए एक जैसा ही कानून बनाएगा। राज्य कानून बनाते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी राज्य सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार करेगा। एक जैसे कानूनों के द्वारा ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, सभी के लिए एक जैसा कानून बनाना, यह एक तरह की नकारात्मक अवधारणा है। यह ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत इस बात का जिक्र है। दूसरी तरफ आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो दूसरी अवधारणा का जिक्र किया हुआ है वो है विधि का सम्मान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यह जो हमारे संविधान के अंतर्गत अवधारणा है यह अमेरिकी संविधान से प्रेरित है और यह एक सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक अवधारणा क्यों है? क्योंकि यह अवधारणा ये कहती है कि परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि सक्षम व्यक्ति और एक अक्षम व्यक्ति, इन दोनों के लिए एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए। अक्षम जो व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने के लिए राज्य परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग कानून बना सकता है, भेदभावपूर्ण कानून बना सकता है। लेकिन विधि का समान संरक्षण ये कहता है कि इस तरह का जब राज्य कानून बनाए, अक्षम व्यक्तियों के लिए जब अलग कानून बनाए या कभी कोई अगर भेदभाव पर आधारित कानून बनाए, तो ऐसा जो भेदभाव राज्य करता है वो भेदभाव रीजनेबल क्लासिफिकेशन पर आधारित होना चाहिए, यानी तार्किक भेदभाव होना चाहिए। उसके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जब हम
महिलाओं की बात करें, स्थानीय संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है तो इस तरह का आरक्षण है वो ये नहीं है कि कानून के शासन का उल्लंघन करता है, वो विधि के समान संरक्षण पर आधारित है। इस तरह का भेदभाव तार्किक भेदभाव पर आधारित है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि महिलाओं को ऊपर उठाने का प्रयास करना। यानी विधि का समान संरक्षण ये कहता है कि परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि भेदभाव तार्किक भेदभाव होना चाहिए, उसके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन असमान परिस्थितियों के अनुसार असमान व्यक्तियों के लिए असमान व्यवहार किया जा सकता है। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत दो तरह की अवधारणाओं का उल्लेख है, एक विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कुछ आधारों पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये 5 आधार है: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इन 5 आधारों के आधार पर भेदभाव को निषेध घोषित किया गया है, यानी भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 15 के क्लोज 1 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(1) को समझने की आप कोशिश कीजिए। इसके अंतर्गत क्या लिखा है? इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य अपने नागरिकों के खिलाफ केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ केवल शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यह है कि केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन जब इसके साथ में कोई और शर्त जुड़ जाती है तब राज्य है वो भेदभाव कर सकता है, कोई अलग कानून बना सकता है। आर्टिकल 15 का क्लोज 2। आर्टिकल 15 का क्लोज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 15 के क्लोज 2 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता या शर्त के अधीन नहीं होगा। आर्टिकल 15 का क्लोज 2 को आप समझने का प्रयास कीजिए। आर्टिकल 15 के क्लोज 2 के अंतर्गत जो बात लिखी हुई है यह व्यक्तियों के खिलाफ भी है और राज्य के खिलाफ भी है, यानी व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि ये जो 5 आधारों का यहाँ पर उल्लेख हुआ है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों, राज्य निधि से पोषित संस्थानों और राज्य निधि और साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो कुएं, तालाब, स्नान घाट और सड़क है या सार्वजनिक मिलन के जो स्थान है, वहां तक पहुंचने के लिए किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी ये जो स्थान है ये सभी नागरिकों के लिए खुले रहेंगे और राज्य और कोई व्यक्ति नागरिकों के खिलाफ इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत जो बात लिखी हुई है वह तो केवल राज्य के खिलाफ है, जबकि आर्टिकल 15(2) के अंतर्गत जो बात लिखी हुई है वह राज्य के खिलाफ होने के साथ साथ व्यक्तियों के भी खिलाफ है। यानी राज्य और व्यक्ति दोनों इन 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच के लिए किसी नागरिक के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। यह 15(2) के अंतर्गत लिखा हुआ है। आर्टिकल 15 का क्लोज 3। आर्टिकल 15 के क्लोज 1 और 2 के अंतर्गत तो 5 आधारों के आधार पर लिखा हुआ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन आर्टिकल 15 का जो क्लोज 3 है वो यह कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात
राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, क्योंकि आर्टिकल 15 की क्लॉज 1 और 2 के अंतर्गत तो ये बात लिखी हुई है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत ये बात स्पष्ट की हुई है कि जब राज्य महिलाओं के लिए कोई विशेष कानून बनाता है या विशेष उपबंध करता है, या बालकों के लिए यानी बच्चों के लिए कोई विशेष कानून बनाता है या विशेष उपबंध करता है, तब वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए जब राज्य कोई विशेष प्रावधान करेगा तब उसको समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी 15(3) क्या कहता है? 15 का क्लोज 3 ये कहता है कि राज्य अगर चाहे तो वो महिलाओं के लिए और बच्चों के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अंतर्गत जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण का आधार क्या है? उस आरक्षण के पीछे जो तर्क है वो है कि महिलाओं को बराबर का प्रतिनिधित्व देना, यानी महिलाओं के उत्थान के लिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं। तो इस तरह का प्रावधान राज्य कर सकता है। बालकों की शिक्षा के लिए अगर राज्य कोई विशेष कानून बनाता है, विशेष उपबंध करता है, तो इस तरह का विशेष उपबंध जो महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य अगर बनाएगा तो उसको समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये बात आर्टिकल 15 की क्लोज 3 के अंतर्गत लिखी हुई है। आर्टिकल 15 का क्लोज 4, यह जो क्लोज है 15(4) यह मूल संविधान के अंतर्गत नहीं था। इसका प्रावधान पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा किया गया। पहले हम समझते हैं कि इस आर्टिकल के अंतर्गत लिखा हुआ क्या है, फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस आर्टिकल 15(4) को जोड़ने का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था। 15(4) के अंतर्गत लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की यानी आर्टिकल 15 की या अनुच्छेद 29(2) की कोई बात राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। यह बात पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अब इस बात को आप समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिक है उनके लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान करता है तो वह आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और वो आर्टिकल 29 के क्लोज 2 के अंतर्गत जो बात लिखी हुई है उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब इस आर्टिकल को क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे का की जो कहानी है वो है मद्रास राज्य का जातिगत आरक्षण। मद्रास राज्य के अंतर्गत जब हमारा देश आजाद हुआ तब मद्रास राज्य के अंतर्गत जातिगत व्यवस्था के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस आरक्षण को 1950 के अंतर्गत चंपकम दोराईजन केस के अंतर्गत चुनौती दी गई। वहां पर शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत जातिगत आधार पर आरक्षण दिया हुआ था और उस आरक्षण को न्यायालय के अंतर्गत चंपकम दोराईजन केस के अंतर्गत चुनौती दी गई कि यह जो जातिगत आधार पर आरक्षण दिया गया है यह मूल अधिकारों का उल्लंघन है। और जो केस दायर किया जिसने उसने आर्टिकल 29(2) का हवाला दिया। आर्टिकल 29(2) के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है कि राज्य निधि से जितने भी पोषित शिक्षण संस्थाएं हैं उसके अंतर्गत प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो जिसने केस दायर किया उसने इस बात को चुनौती दी कि यह जो मद्रास राज्य के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है यह आर्टिकल 29(2) के अंतर्गत जो उसको मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसका उल्लंघन करता है। तो न्यायालय ने इस केस के अंतर्गत मद्रास राज्य के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थाओं में जाति के आधार पर आरक्षण दिया
था उसको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तब संसद ने प्रथम संविधान संशोधन किया। उस समय हमारी जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, और ये जो पहला संविधान संशोधन है वो अंतरिम संसद ने ही किया, यानी हमारी संविधान सभा ने ही किया, जो कि उस समय अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। और जो शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत अब जो आरक्षण प्रदान किया गया है वो आर्टिकल 15 के क्लोज 4 को आधार बनाते हुए ही किया गया है। लेकिन ये आरक्षण है ये सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत है 15 के क्लोज 4 के आधार पर। आर्टिकल 15 का क्लोज 4, आर्टिकल 15 का क्लोज 5, इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लेखित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा वित्त पोषित एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभ हेतु राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। यहाँ पर आर्टिकल 15 के क्लोज 4 और आर्टिकल 15 के क्लोज 5 इन दोनों के बीच अंतर को समझना भी आवश्यक है। आर्टिकल 15 के क्लोज 4 के अंतर्गत जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह सामान्य प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत है। जो उच्च केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसके अंतर्गत आरक्षण, जैसे IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनके अंतर्गत जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 15 के क्लोज 5 को आधार बनाते हुए की गई है। यह जो आर्टिकल 15 का क्लोज 5 है यह कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 93वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा। इस आर्टिकल 15 का क्लोज जो 5 है इसके अंतर्गत ये लिखा कि राज्य है वो शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत आरक्षण दे सकता है। किसको किसको? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और जब राज्य इस तरह का प्रावधान करेगा तो वह आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19G का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 15 के 5 के अंतर्गत जो ये आरक्षण की बात की गई है, विशेष प्रावधानों की बात की गई है, जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत ये आरक्षण राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के अंतर्गत भी लागू होगा और निजी शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत भी लागू होगा। यानी निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए भी इस तरह का राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। लेकिन जब राज्य इस तरह का विशेष प्रावधान करेगा तो वह अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो उल्लेखित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसके संदर्भ में यह आरक्षण की व्यवस्था, विशेष प्रावधान की व्यवस्था लागू नहीं होगी। यह प्रावधान जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन 2006 के माध्यम से। आर्टिकल 15 का क्लोज 6, आर्टिकल 15 का क्लोज 6, यह क्लोज 6 दो भागों के अंतर्गत बटा हुआ है, ए और बी के अंतर्गत। यह जो आर्टिकल 15 का क्लोज 6 ए और बी यह 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। इन दोनों के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? इन दोनों के अंतर्गत हम देखने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 15 का क्लोज 6 का क्लोज जो सब क्लोज ए है इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। यानी राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकेगा। ये जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से। आर्टिकल 15 का क्लोज 6 का सब क्लोज बी के अंतर्गत लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उल्लेखित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर राज्य द्वारा वित्त पोषित एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और ये अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 19G की बात का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
यानी आर्टिकल 15 के क्लोज 6 के सब क्लोज ए के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी यह सामान्य शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आरक्षण की बात करता है, और दूसरी तरफ जो आर्टिकल 15 का क्लोज 6B है, यह केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत विशेष प्रावधान की बात करता है। जिस तरीके से हमने आर्टिकल 15 का क्लोज 4 देखा, तो आर्टिकल 15 की क्लोज 4 के समकक्षी आर्टिकल 15 का क्लोज 6A है, और आर्टिकल 15 का क्लोज जो 5 देखा हमने, उसी के समकक्ष आर्टिकल 15 का क्लोज 6 का सब क्लोज B है। लेकिन अंतर यह है कि उन दोनों के अंतर्गत जो 15(4) और 15(5) के अंतर्गत 3 वर्गों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग SC और ST है, जबकि 15 क्लोज 6A और B के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। आर्टिकल 16 के अंतर्गत जो बात है वो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब है सार्वजनिक नियोजन, सार्वजनिक रोजगार। सार्वजनिक नियोजन या सार्वजनिक रोजगार के अंतर्गत अवसर की समानता की बात जहाँ की गई है वह है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के क्लोज ए के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी आर्टिकल 16 का क्लोज 1 ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत जो भी पद सर्जित किया जाएगा, पद सर्जित करके नियोजन किया जाएगा, यानी रोजगार दिया जाएगा या नियुक्तियां की जाएगी, तब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। सभी नागरिकों को एक जैसे अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 16 का क्लोज 2 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अयोग्य होगा और ना ही उससे कोई भेदभाव किया जाएगा। आर्टिकल 16 की क्लोज 1 के अंतर्गत तो अवसर की समानता की बात की गई सभी नागरिकों के लिए। आर्टिकल 16 के अंतर्गत थोड़ा और उसको विस्तृत कर दिया गया है कि राज्य अवसर की समानता प्रदान करते समय लोक नियोजन और या पद के अंतर्गत केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी इन 7 आधारों पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर भी जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है केवल, यानी केवल इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। हमने आर्टिकल 15 को देखा जहाँ 5 आधारों पर भेदभाव को निषेध किया हुआ है, जबकि आर्टिकल 16 के अंतर्गत जो भेदभाव के निषेध की बात की गई है यहाँ पर 7 आधारों का उल्लेख है। 5 आधार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत भी उल्लेखित है। आर्टिकल 16 के अंतर्गत जो 2 नए आधार हैं उनको आप विशेष रूप से याद रखें, निवास और उद्भव। निवास और उद्भव इनका उल्लेख विशेष रूप से आर्टिकल 16 के क्लोज 2 के अंतर्गत है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत निवास और उद्भव की बात नहीं की गई है, जबकि आर्टिकल 16 के अंतर्गत निवास और उद्भव के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात की हुई है। आर्टिकल 16 का क्लोज 3। आर्टिकल 16 का क्लोज 3 ये कहता है कि अगर निवास से संबंधित कोई योग्यता का निर्धारण करना है, तब इस तरह की योग्यता यानी निवास से संबंधित योग्यता, निवास से संबंधित कोई कानून का निर्धारण करना है, कानून का निर्माण करना है, तब इस तरह की कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। राज्य विधानमंडल इस तरह का कानून नहीं बना सकता। जहां आर्टिकल 16(2) के अंतर्गत निवास के आधार पर भेदभाव को निषेध घोषित किया गया है, वहीं आर्टिकल 16(3) के अंतर्गत ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अगर निवास से संबंधित कोई विशेष योग्यता का निर्धारण करना है, जहां जरूरत हो लोक नियोजन के अंतर्गत निवास संबंधी योग्यता की, तो इस संबंध में कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास में होगी। यह शक्ति राज्य विधानमंडल के पास नहीं होगी। आर्टिकल 16 का क्लोज 4।
आर्टिकल 16 के क्लोज 4 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों की किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। आर्टिकल 16 का क्लोज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 16 का क्लोज 4 ये कहता है कि अगर राज्य चाहे तो अपने पिछड़े हुए नागरिकों के प्रतिनिधित्व के लिए, यानी जिन नागरिकों का प्रतिनिधित्व लोक नियोजन के अंतर्गत नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं के अंतर्गत नहीं है, तो राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान यानी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है ओबीसी, इसको जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण दिया गया था 1990 के अंतर्गत वीपी सिंह की सरकार ने। लेकिन इससे पहले भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको आरक्षण देने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। उन प्रयासों के अंतर्गत जो सबसे पहला आयोग गठित किया गया था वो था काका कालेलकर आयोग। यह काका कालेलकर आयोग यह 1953 के अंतर्गत गठित किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वह था सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान एवं स्थिति का अध्ययन करना, और इसके अंतर्गत 10 सदस्य थे। इस आयोग ने 1955 के अंतर्गत रिपोर्ट दी, लेकिन काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट है वो लागू सरकार ने नहीं की। फिर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग, जिसको लोकप्रिय रूप में मंडल आयोग कहा जाता है, इसका गठन 1979 के अंतर्गत जनता पार्टी की सरकार ने इसका गठन किया। मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इस आयोग का मकसद भी काका कालेलकर आयोग के समान ही था, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान एवं स्थिति का अध्ययन करना। यह 5 सदस्यीय आयोग था और इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट दी 1980 के अंतर्गत। इसने जब तक रिपोर्ट दी तब तक केंद्र के अंतर्गत जनता पार्टी की सरकार का शासन का अंत हो चुका था, यानी जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी और कांग्रेस की सरकार आई। फिर तत्पश्चात और कांग्रेस की सरकार ने इस मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उनको लागू नहीं किया। मंडल आयोग ने ये बात कही कि जो पिछड़ेपन का आधार है वह जाति होना चाहिए। जाति और वर्ग इन दोनों को ही मंडल आयोग ने पर्यायवाची के रूप में ही देखा। इस मंडल आयोग की सिफारिशों को आधार बनाते हुए 1990 के अंतर्गत वीपी सिंह की सरकार ने पिछड़े हुए वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान कर दिया और 1991 के अंतर्गत नरसिम्हा राव की सरकार ने भी उच्च जाति के जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग था उनको आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे दिया। ये जो 27% आरक्षण दिया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग यानी ओबीसी को, और 1991 के अंतर्गत नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को जो 10% का आरक्षण दिया, इसको न्यायालय के अंतर्गत चुनौती दी गई। मंडल केस या इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद के अंतर्गत। इस केस के अंतर्गत न्यायालय के अंतर्गत इस आरक्षण को चुनौती दी गई और जब न्यायालय का निर्णय आया, मंडल केस के अंतर्गत जब न्यायालय ने निर्णय दिया तब न्यायालय ने ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया था उसको वैध घोषित कर दिया, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को जो 10% आरक्षण दिया उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। माननीय न्यायालय ने यह कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात संविधान के अंतर्गत नहीं की हुई है, इसलिए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसा मंडल केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के समय कहा। इस केस के अंतर्गत न्यायालय ने यह माना कि जाति एवं वर्ग ये दोनों पर्यायवाची है। जब ओबीसी के आरक्षण को वैध घोषित किया गया तब न्यायालय ने कुछ शर्तें भी लगाई। न्यायालय ने यह कहा कि इसके अंतर्गत क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए और क्रीमिलियर वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने क्रीमिलियर की परिभाषा क्या होगी इसको संसद के ऊपर छोड़ दिया। अब जो क्रीमिलियर की सीमा है वह
8 लाख रुपए वार्षिक आय है। जिसकी आय 8 लाख से वार्षिक से ज्यादा है वो क्रीमी के अंतर्गत आता है, और जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है वह नॉन क्रीमी के अंतर्गत आता है। दूसरी बात न्यायालय ने यह कही कि आरक्षण की जो उच्चतम सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी अधिकतम आरक्षण सभी वर्गों का आरक्षण मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो न्यायालय ने कही वो कहा कि आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्तियों में ही लागू होगा, प्रमोशन के समय आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यानी प्रमोशन के मामलों के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। चौथी बात न्यायालय ने यह कही कैरी फॉरवर्ड रूल को स्वीकार किया, यानी आगे ले जाने के नियम को स्वीकार किया। कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब यह है कि मान लो इस साल कोई वैकेंसी आई और उसके अंतर्गत जो आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई थी उतनी सीटें आरक्षित वर्गों की नहीं भर पाई, तो वो बैकलॉग सीटें मानी जाती है, और ऐसी सीटें अगले वर्ष जो मान लो अगले वर्षों के अंतर्गत जो वैकेंसी आई उसके अंतर्गत उन सीटों को अगर आरक्षित कैटेगरियों के जो आरक्षित वर्ग को आरक्षण दिया गया उसके साथ ऐड कर दी जाती है, तो तब आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से ज्यादा भी अगर हो जाए तो वो आरक्षण का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब जो क्रीमी और नॉन क्रीमी की सीमा निर्धारण करने की बात न्यायालय ने कही, तो क्रीमी की सीमा के निर्धारण हेतु केंद्र सरकार ने 1993 के अंतर्गत जिस कमेटी का गठन किया वो है रामनंदन समिति। इस रामनंदन समिति की सिफारिशों के आधार पर बाद में क्रीमी की सीमा का निर्धारण किया गया। ध्यान रहे कि वर्तमान के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो क्रीमी की सीमा है वो है 8 लाख रुपए प्रति वर्ष आय से ज्यादा है तो वो क्रीमी के अंतर्गत आएगा और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आर्टिकल 16 का क्लोज 5, आर्टिकल 16 के क्लोज 5 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि अगर इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। यानी आर्टिकल 16 का क्लोज 5 क्या कहता है? आर्टिकल 16 का क्लोज 5 के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है कि जब इस तरह की कोई नियुक्ति की जाए जहां पर धर्म के विशेषज्ञ की आवश्यकता हो, यानी धार्मिक जो संस्थाएं हैं, शिक्षण नहीं सॉरी धार्मिक जो संस्थाएं हैं जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, चर्च हुआ, इस तरह के जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उसके अंतर्गत जब कोई रिक्रूटमेंट निकले और तब किसी धर्म को के विशेष ज्ञान वाले अगर व्यक्ति की आवश्यकता हो तो वहां पर अगर किसी विशेष धर्म की योग्यता का निर्धारण अगर कर दिया जाता है तब वो आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जब किसी नियुक्ति के अंतर्गत धार्मिक विशेषज्ञ की अनिवार्य रूप से आवश्यकता हो तब वहां पर इस तरह की योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है, वो आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 16 का क्लोज 6 है, यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है लोक नियोजन के अंतर्गत, सरकारी नौकरियों के अंतर्गत। यह 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 16 के क्लोज 6 के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नियुक्ति और पद के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकती। आरक्षण की यह सीमा विद्यमान आरक्षण के अलावा अधिकतम 10% होगी। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों के अंतर्गत अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख कहाँ है? इस बात का उल्लेख आर्टिकल 16 की क्लोज 6 के अंतर्गत है और यह 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया।
आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, यानी अनटचेबिलिटी को निषेध घोषित किया गया है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 17 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण प्रतिबंधित किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, राज्य भी भेदभाव नहीं कर सकता और व्यक्ति भी अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगर अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो उसको विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। लेकिन इस तरह की विधि बनाने की शक्ति किसके पास में है? इस तरह की विधि बनाने की शक्ति है वो संसद के पास में। इस बात का जिक्र कहाँ किया गया है? इस बात का जिक्र अनुच्छेद 35 के अंतर्गत किया गया है। यानी इस मौलिक अधिकारों से संबंधित जो दंडनीय विधि है वो कौन बना सकती है? वो संसद बना सकती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित या अस्पृश्यता से निवारण से संबंधित दंडनीय विधि बनाने का अधिकार किसके पास में? तो यह अधिकार केवल और केवल संसद के पास में, राज्य विधानमंडल के पास में यह अधिकार नहीं है। यह एक निरपेक्ष मौलिक अधिकार है। निरपेक्ष का मतलब क्या है? निरपेक्ष का मतलब यह है कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यानी इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता। अस्पृश्यता को अस्पृश्यता ही माना जाएगा, यानी अस्पृश्यता को संपूर्ण रूप से समाप्त करने की बात आर्टिकल 17 करता है। इस आर्टिकल को आधार बना करके संसद ने 1955 के अंतर्गत जो अधिनियम बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1976 के अंतर्गत इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का 1976 में नाम बदल कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, यानी उपाधियां नहीं दी जा सकती, उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है। जो सामंतवादी व्यवस्था है उसके अंतर्गत उपाधियां दी जाती है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह की उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत भी 4 बातें लिखी हुई है, एक एक को करके समझने का हम प्रयास करेंगे। पहले क्लॉज के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है कि राज्य सेना एवं शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी 18 के क्लॉज 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राज्य अगर सेना से संबंधित कोई उपाधि है तो वो दे सकता है, शिक्षा से संबंधित कोई उपाधि है तो वो दे सकता है, लेकिन सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधि को छोड़कर अन्य कोई उपाधि नहीं देगा। यानी 1 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियां तो दे सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई उपाधि नहीं दे सकता। दूसरी बात लिखी हुई है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। क्लॉज 3 के अंतर्गत लिखा हुआ कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद को धारण किए हुए है तो वह विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 3 के अंतर्गत आर्टिकल 18 के क्लॉज 3 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि मान लो कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत किसी लाभ या विश्वास के पद को धारण किए हुए है तो वह भी किसी विदेशी राज्य से उपाधि हासिल नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति उसको सहमति नहीं दे। आर्टिकल 18 के क्लॉज 4 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 16 का क्लॉज क्या कहता है, 4 क्या कहता है? आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो
गैर नागरिक हो वह विदेशी राज्य से न तो कोई भेंट स्वीकार करेगा, न उपलब्धि स्वीकार करेगा और न ही पद स्वीकार करेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं दे। यानी राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भेंट, उपलब्धि या पद को स्वीकार नहीं किया जा सकता विदेशी राज्य से। अब आर्टिकल 18 के से संबंधित उपाधियों के अंत से संबंधित ये केस है, बालाजी राघवन केस। इस केस को हम समझने का प्रयास करते हैं। इस केस के पीछे की जो हिस्ट्री है वो यह है कि 1954 के अंतर्गत 4 पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। वो पुरस्कार थे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन पुरस्कारों को जब शुरू किया गया तब यह विवाद पैदा हुआ कि आर्टिकल 18 का कहीं यह 4 पुरस्कार है ये उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करते हैं कि राज्य किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दे सकता सेना और शिक्षा से ये संबंधित उपाधियों को छोड़कर। जब 1977 के अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो जनता पार्टी की सरकार ने इन 4 पुरस्कारों को समाप्त कर दिया। लेकिन 1980 के अंतर्गत वापस जब कांग्रेस की सरकार आई तब कांग्रेस की सरकार ने वापस इन 4 पुरस्कारों की वापस शुरुआत कर दी। तो इस बात को न्यायालय के अंतर्गत चुनौती दी गई और जब माननीय न्यायालय का निर्णय आया बालाजी राघवन केस के अंतर्गत, तब न्यायालय ने यह कहा कि उपाधि और पुरस्कार ये दोनों ही अलग अलग चीज है। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये पुरस्कार है, उपाधियां नहीं। राज्य उपाधियां नहीं दे सकता लेकिन पुरस्कार दे सकता है। लेकिन न्यायालय ने यह शर्त भी जोड़ दी कि जो भी व्यक्ति इन पुरस्कारों को हासिल करेगा वह व्यक्ति अपने नाम के पहले या बाद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने नाम के साथ में नहीं करेगा। तो हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समानता का अधिकार समझ में आया होगा। धन्यवाद।